हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू ट्रेल ब्लेजर्स इंदौर। मैं हूँ वैष्णवी शुक्ला और हम लोग कर रहे हैं हमारे स्टेनो के प्रीवियस ईयर पेपर 11 नवंबर 2021 का हमने कर लिया था। आई मीन 2021 2000 बोल रही हूँ, 2021 का हमने कर लिया था। 2 पार्ट हमने कर लिए हैं और थर्ड पार्ट आज हम करने वाले हैं जिसमें हमारा पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कल की रिकॉर्डिंग से आपका फ़ायदा हुआ होगा और इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, है ना। और बाकी आज भी हम जल्दी से कोशिश करेंगे कवर करने का। और आज भी आपको हो सकता है क्लास के बीच में कुछ शोर मिले तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप भी, है ना, क्योंकि अभी बहुत ही एडवर्स कंडीशन भी है और रिसोर्सेज की भी बहुत कमी है ना। चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है ना। देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको बताना है करेक्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, यानी ये गिवन सेंटेंस आपका पैसिव में है। पैसिव में तो सबसे पहला काम हमारी निंजा टेक्निक, इसकी हेल्पिंग को आप देखना है। इसमें हैज बीन लगा है यानी ये परफेक्ट टेंस में है ना। परफेक्ट में है क्योंकि ये बीन लगा हुआ है इसके पैसिव में, और हैज लगा है, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट में है ना। तो ये किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में है। इसको चेंज करेंगे तो रूल क्या है हमारा कि बीन हट जाएगा और हैज एज इट इज रहेगा, है ना, एक्टिव में जब जाएगा ये। ढूंढ लीजिए कौन से ऑप्शन में हैज है, वही आपका आंसर होगा। यहाँ इज है, यहाँ हैज है, यहाँ इज है और यहाँ पे भी इज है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड में ही आपको हैज मिल रहा है। यहाँ देखोगे आप बाय से सब्जेक्ट जुड़ा होता है तो सब्जेक्ट को आप एक्टिव का सब्जेक्ट बनाओगे। आई मीन यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है। ठीक है, बाय से जुड़ा होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ ये सेंटेंस हमारा इस वाले सब्जेक्ट, इस वाले ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, ये सब्जेक्ट बनेगा यहाँ का। तो द सडन लॉकडाउन यहाँ से शुरू होगा, इसके बाद सडन लॉकडाउन इज सिंगुलर, सो विल यूज हैज। ठीक है, हैज, और इसके बाद हैज के साथ हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इसीलिए कॉज्ड यूज किया हमने। और पैनिक, पैनिक का मतलब क्या, घबराना। ठीक है, ये कह ऐसा रहा है कि पैनिक के कारण, पैनिक हैज बीन कॉज्ड बाय द सडन लॉकडाउन, यानी सडन लॉकडाउन के कारण, अचानक से लॉकडाउन होने के कारण पैनिक जो है वो क्रिएट हो गया। ये कोविड टाइम की बात हो रही है ना, कोरोना के समय में जब अचानक लॉकडाउन लगा हुआ था तब की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द माइग्रेटिंग लेबरर्स वर सर्व्ड हॉट मील्स फॉर एवरी टाउन और विलेज ऑन द वे। यानी अगेन ये कोरोना काल से ही संबंधित क्वेश्चन है क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था ना, तो उससे रिलेट करके एग्जामिनर ने बना दिया है। ओके, चलो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कह रहा है कि माइग्रेटिंग लेबरर्स, यानी कोरोना के टाइम में जब अचानक लॉकडाउन लगा था तो लेबर इधर उधर जा रहे थे ना, है ना, दिल्ली मुंबई से अपने गाँव जा रहे थे। तो जो माइग्रेटिंग लेबर मतलब जो वहां से जाने वाले जो लेबर थे वो सर्व्ड हॉट मील्स, उनको गरम खाना जो है सर्व किया गया था फॉर एवरी टाउन और विलेज ऑन दियर वे। रास्ते में जो भी टाउन और विलेज, जो भी कस्बे और गांव आए थे उनमें उसको उन गांवों में उनको खाना जो है वो सर्व किया गया था, गरम खाना। अब यहाँ पे आप देखेंगे फॉर नहीं होगा यहाँ पे, है ना। गांव और कस्बे के लिए खाना नहीं सर्व किया गया था, गांव और कस्बे में खाना सर्व किया गया था। ठीक है, तो सो विल यूज इन, है ना, यहाँ पे हम इन यूज करेंगे, प्रपोजिशन का एरर था, फॉर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ती हूँ मैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है हमारा द लॉक्टस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर के टिड्डे होते हैं, आपको पता होगा, ये पेड़ पौधे खाते हैं ना, पत्तियां खाते हैं। तो उसी समय कोरोना काल में ये टिड्डों का आक्रमण हुआ था, पता है ना आपको, खेत वगैरह को बहुत नुकसान किया था इन्होंने। तो ये कह रहा है कि द लॉक्टस हैव अटैक्ड द क्रॉप्स इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में ये जो ग्रीन वाले टिड्डे हैं इन्होंने अटैक किया है किस पे, फसलों पर। अब यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है हैव, इसको चेंज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज हैव उसी में होता है, तो जब इसको पैसिव में ले जाएंगे तो एडिशनल एक बीन जुड़ जाएगा, है ना। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, याद हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि हमारा जो पैसिव वॉइस है वो चालू होना चाहिए ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, जहां से वर्ब खत्म हो रही है, यानी द क्रॉप्स इन वेस्टर्न इंडिया, यहाँ से शुरू होगा। अब द क्रॉप्स इन वेस्टर्न इंडिया, क्रॉप्स है, प्लूरल है, इट मीन्स यानी हैव हो जाएगा इसके साथ। तो द क्रॉप्स इन वेस्टर्न इंडिया, हैव कहाँ पे है ये आपको ढूंढना है। ठीक है, हैव प्लस एक बीन भी इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो अब क्रॉप्स इन वेस्टर्न इंडिया, हैव बीन यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे हैव बीन है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो क्रॉप्स इन वेस्टर्न इंडिया हैव बीन अटैक्ड बाय द लॉक्टस, यहाँ पे ये तो यहाँ पे ठीक है, द लॉक्टस इन वेस्टर्न इंडिया। अब देखो ये चालू ही गलत हो रहा है ना, इसको चालू कहाँ से होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से चालू होना चाहिए, और ये कहाँ से चालू हो रहा है, सब्जेक्ट से हो रहा है, तो ये कट जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, द क्रॉप्स इन वेस्टर्न इंडिया हैव बीन अटैक्ड बाय द लॉक्टस। ठीक है, चलिए अभी आप आगे देखेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है और पहला सेंटेंस हमको ऑलरेडी गिवन है ना। ऑप्शन ए जो है वो हमारा पहला सेंटेंस है। कह रहा है राजा रवि वर्मा वॉज फेमस इंडियन पेंटर। राजा रवि वर्मा जो थे वो इंडिया के फेमस पेंटर थे। ठीक है, पेंटिंग करते थे वो। इसके बाद क्या होगा, ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग अफोर्डेबल प्रिंट्स ऑफ हिज पेंटिंग अवेलेबल टू दी पब्लिक, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, देख लेंगे।
His works were fusion of European art and Indian sensibility. This enhance the interest of public. अच्छा देखो, ये जो ऑप्शन नंबर डी है और ऑप्शन नंबर बी है, इनका एक्चुअली पेयर बनेगा ना, पहले बी आएगा फिर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि ये सेंस दे रहा है। देखो, ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग अफोर्डेबल प्रिंट्स ऑफ हिज पेंटिंग्स अवेलेबल टू द पब्लिक, यानी ये किसके लिए फेमस थे? इनकी जो पेंटिंग्स थी वो सस्ती होती थी। दिस एनहेंस द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन फाइन आर्ट्स, जिससे क्या हुआ, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो फाइन आर्ट्स में बढ़ा। फाइन आर्ट्स मतलब क्या? चित्रकारी वाली जो आर्ट्स होते हैं उसको कहते हैं फाइन आर्ट्स, और जो गाने और नाचने वाली जो कला है उसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है। तो इसका जोड़ा बन गया है, तो बीच में यहाँ पे सी ही आएगा, है ना, क्लियर है। इसका सेंस भी निकाल के देख लो कि हिज वर्क्स वर अ फ्यूजन ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड इंडियन सेंसिबिलिटी, यानी उनके जो काम थे वो किसके, फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, मिक्स रहते थे वो। क्या क्या मिक्स होता था उसमें? यूरोपियन आर्ट, है ना, यूरोप का जो आर्ट है, और इंडियन सेंसिबिलिटी और इंडियन आर्ट जो है उनका वो मिक्सचर बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ACBD, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। बढ़ती हुई आगे, आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा आजू बाजू का शोर आएगा तो उससे आपको मैनेज करना है ना, क्योंकि अभी अब यही है जो रिसोर्सेज है उसी में अपन काम करेंगे। नेक्स्ट इज ही टोल्ड मी दैट ही डोंट लाइक पीपल हु आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अदर्स। उसने मुझे कहा कि वो उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं रखता है जो दूसरों की मदद करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है, यानी ओरिजिनली, ऐसे नकली नकली नहीं कि बहाना मार के दूसरों की हेल्प करना, ठीक है, कि मुंह बना के हेल्प करना, ऐसा वाला। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि लिखा हुआ ही, उसके साथ इन्होंने लगाया है डोंट, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? डजंट होना चाहिए था, बहुत बेसिक एरर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। इसमें कुछ भी और समझाने लायक नहीं है। बढ़ती हूँ मैं आगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है आपको सिनोनिम बताना है, एंड द गिवन वर्ड इज एम्बलम। एम्बलम का मतलब क्या होता है? एम्बलम का मतलब होता है निशान, चिन्ह, ठीक है, प्रतीक जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा सिंबल, ऑप्शन नंबर 2। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? रिफाइन करने का मतलब क्या होता है? उसको मॉडिफाई करना। जैसा ऑयल है वो क्रूड ऑयल होता है पहले, फिर उसको रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल, डीजल, ये सब में आता है, इस फॉर्म में आता है, ठीक है। रिफाइन करना मतलब मॉडिफाई करना। प्रॉब्लम का मतलब तो सबको पता है क्या होता है प्रॉब्लम का मतलब, है ना सबको ही पता है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? दिखाना, दर्शाना, है ना, ठीक है, ब्रिंग टू लाइट, ओके, ठीक। चलो, तो एम्बलम का मतलब क्या होता है? सिंबल, और ये इसका सिनोनिम है, इसको याद रखना, पेपर में कई बार पूछा गया, रिपीट है ये। ह्यूज, बहुत ही सिंपल वर्ड है। ह्यूज का मतलब क्या होता है? अच्छा, सिनोनिम बताना। ह्यूज का मतलब क्या होता है? वृहद, वास्ट, विशाल, ठीक है ना, इनॉर्मस भी जिसको आप कहते हो, ओके, ठीक है। तो ह्यूज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फार मतलब दूर होता है, बिग हो जाएगा, है, ठीक है, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। एम्ब्रेस करना, सॉरी ये गलत है ना, एम्ब्रेस करना मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना, ओके, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ती हूँ, स्पीड में कर रही हूँ मैं ताकि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सके, और बाकी स्पीड तो आपके हाथ में है, आप उसको कम ज्यादा कर देना ना अपने हिसाब से, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे आपको अगेन बताना है सिनोनिम, एंड द गिवन वर्ड इज कार्नेज। कार्नेज का मतलब क्या होता है? कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, ठीक है, नर संहार, ठीक, जिसको आप मैसेकर बोलते हो। मैसेकर वर्ड आपने सुना होगा, उसको भी कहते हैं नरसंहार। जेनोसाइड भी एक आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। कार्नेज उसी का सिनोनिम होता है, और उसी का एक सिनोनिम होता है स्लटर, ओके। तो स्लटर इज योर करेक्ट आंसर। लस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ग्रीड होना किसी चीज की बहुत ज्यादा। प्लेग एक बीमारी का नाम है, ठीक है, किससे फैलती है ये सब पढ़ लेना, हो सकता है साइंस में आ जाए, ठीक। अब ये रेवेलरी, ये राइवलरी नहीं है, ठीक है, याद रखना, राइवलरी होती है दुश्मनी, ये है रेवेलरी, इसका मतलब होता है सेलिब्रेट करना, ठीक है, उत्सव मनाना, सेलिब्रेट करना किसी चीज को, उसको कहते हैं हम रेवेलरी, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट सिंह टाइगर इज ग्रेजुअली डैश अ रेयर स्पीशीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 0 एफर्ट्स के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते थे, यानी वरदान है ये आपको, ठीक है। द टाइगर इज ग्रेजुअली, अभी इस लगा हुआ है, जाहिर सी बात है कोई और फॉर्म यहाँ पे आएगी नहीं, और ये एक्टिव फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट कैसा है इसका? एक्टिव फॉर्मेट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बिकमिंग, है ना। द टाइगर इज ग्रेजुअली बिकमिंग अ रेयर स्पीशीज, यानी ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, तो जो शेर है वो धीरे धीरे जो है रेयर स्पीशीज का मतलब क्या है? कि बहुत कम पाए जा रहे हैं, कहते हैं ना विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। इनको थोड़ा शांत करवाइए, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि करेक्ट दिस, अच्छा, इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है ना, सिलेक्ट द करेक्ट
इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। पुट द सूटकेस इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, इस सूटकेस को, बैग को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख दो, है ना। सेड मिस्टर डे टू द पॉटर, मिस्टर डे ने पॉटर से कहा कि इस सूटकेस को पहली फर्स्ट क्लास में जो है रख दो। फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का मतलब है कि जैसे एसी सुने हो ना, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, वैसे ही फ्लाइट में रहते हैं कंपार्टमेंट्स, ठीक है। चलो अब ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये सिंपली उसको कह रहे हैं, है ना, कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। देखो कौन से ऑप्शंस कटते हैं यहाँ पे, देखो सवाल नहीं पूछा उन्होंने, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, ना ही हमारा हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन चालू है, ना ही कोई WH है, तो ऑप्शन नंबर 3 कट जाएगा आपका, ठीक है। मिस्टर डे रिक्वेस्टेड, मिस्टर डे ने कहीं पे भी रिक्वेस्ट नहीं की, कहीं उन्होंने प्लीज और काइंडली नहीं बोला है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा, आई मीन कट जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मिस्टर डे टोल्ड पोर्टर दैट ही शुड, उन्होंने कहीं पे भी सजेशन नहीं दी है, शुड वर्ड का उन्होंने यूज नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बच रहा है जो आपका आंसर बनेगा। मिस्टर डे टोल्ड द पॉटर, मिस्टर डे ने पॉटर से कहा टू पुट दैट सूटकेस इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, यानी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सूटकेस को रखने के लिए उन्होंने कहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे हीट वेव इज डिक्लेयर व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर हिट्स 45 डिग्री सेल्सियस और इज अबव 40 डिग्री सेल्सियस इन समर, ओके। इनको लेके जाइए, मेरे को फिर से रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, सॉरी गाइस, थोड़ा सा घर पे भीड़ है, बताया था मैंने आपको, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। और अब यही है कि या तो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं तो उसमें आपका लॉस होगा, या तो आप थोड़ा सा सह लें, थोड़ा आसपास का शोर हालांकि नहीं आता होगा, सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ मैं नॉइस कैंसलेशन वाला, बट स्टिल ठीक है। चलो अ हीट वेव इज डिक्लेयर व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर हिट्स 45 डिग्री सेल्सियस और इज अब 40 डिग्री सेल्सियस, यानी जो हीट वेव है वो कब घोषित की जाती है, जब आपका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है 45 हिट करता है या फिर 40 से ऊपर होता है ना, 40 से ऊपर होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये पैसिव फॉर्मेट है, ठीक है। इसके साथ या तो थर्ड फॉर्म आता है, कभी भी इसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, याद रखिएगा, या तो आई मीन आता है लेकिन एक्टिव फॉर्मेट में आता है, या तो यहाँ पे V+ING हो सकता था, आई मीन यहाँ अभी तो नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मेट पैसिव है, यहाँ पे तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ना, है ना। द हीट वेव इज डिक्लेयर्ड यानी घोषित की जाती है, एक्चुअली ये पैसिव फॉर्मेट ही चल रहा है, ठीक है, तो डिक्लेयर्ड होगा। इसके साथ क्या क्या आ सकता है, तो ING आ सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है और फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, ठीक है। चलिए तो इस डिक्लेयर इज योर करेक्ट ऑप्शन, आई मीन करेक्ट आंसर, यहाँ पे डिक्लेयर्ड होना चाहिए था, ठीक। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है आपको बताना है ईडियम का मतलब, और ईडियम जो है हमारी टू मेक अप फॉर। देखो टू मेक अप फॉर का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आपकी चीज खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो उसको रिप्लेस करना, ठीक है, किसी दूसरी चीज से, ओके। तो टू प्रिपेयर और अरेंज समथिंग नहीं होगा, टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट और डैमेज्ड इज योर करेक्ट आंसर, है ना। टू मेक अप फॉर का मतलब क्या होता है, आपकी जो चीज खो गई है, बिगड़ गई है, टूट गई है, उसको किसी दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना, उसको हम कहते हैं टू मेक अप फॉर, ओके। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ती हूँ मैं आगे, देखते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स हैं, और एज ऑलवेज हमारा पहला जो ऑप्शन है, पहला जो आई मीन सेंटेंस है वो वरदान में मिला हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थिक सॉक्स एंड टाइट शूज आर वॉर्न इन विंटर्स, ठीक है। थिक थिक मतलब मोटे जूते और टाइट जूते, आई मीन मोटे मोजे, सॉरी मोटे मोजे और टाइट जूते जो है वो विंटर्स में पहने जाते हैं, सर्दियों में, ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा दे ऑल्सो लीव नो स्पेस टू मूव अबाउट इन। अब ये इसके साथ तो अभी कोई सेंस ही नहीं दे रहा है ना, किसकी बात हो रही समझ ही नहीं आ रहा है ना। हेंस हेंस द स्किन ड्राइज अप एंड टीयर्स, अच्छा ये भी सेट नहीं हो रहा है, बट विल सी। दीज प्रिवेंट द फीट फ्रॉम रिसीविंग इनफ एयर, हाँ ये हो जाएगा। देखो जब आप मोटे मोजे पहनोगे ना और टाइट जूते पहनोगे तो क्या होगा, एयर अंदर नहीं जाएगी, है ना। दीज प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, तो ये रोकते हैं, किसको रोकते हैं, हवा को अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो यस वेरी गुड, ए और डी आ गया आपका आंसर, है ना, ठीक है। अच्छा ये लो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ए और डी तो कहीं है ही नहीं, है ना। चलो फिर भी हम समझ लेते हैं, तो ठीक है, हवा जाने से रोक दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्या कहेगा हमारा, दे ऑल्सो लीव नो स्पेस टू मूव अबाउट इट, यानी अब क्या है कि पैर को मूव करने का कोई स्पेस नहीं होता क्योंकि जूते टाइट होते हैं। हेंस द स्किन ड्राइज अप एंड टीयर्स, इसलिए जो स्किन है वो सूखती है और फटती है। टीयर्स का मतलब क्या, टीयर मतलब फटना, टीयर मतलब आंसू भी होता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर।
ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो थोड़ा मैनेज कर लेना है ना, धीमा धीमा कर लेना है, बार बार देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द बैकबोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्टेब्रल कॉलम। देखो यार, वर्टेब्रल हमारी जो वर्टेब्रेज स्पाइन को बोलते हैं ना, आपने पढ़ा भी होगा कि कौन से एनिमल में वर्टेब्रा होती है, कौन से में नहीं होती है, तो ये वही वर्ड है। ठीक है, तो बैकबोन इन ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये एज प्रॉब्लम है, यहाँ पे एज नहीं होना चाहिए था, ये एज इट इज होता। द बैकबोन इन ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम। देखो, उसको कहा जाता है वर्टेब्रल कॉलम, है ना, वर्टेब्रल कॉलम की तरह नहीं कहा जाता है ना, उसको कहा ही जाता है वर्टेब्रल कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम, तो इस यहाँ पे एज होने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, यानी एज यहाँ से हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, इन अबाउट 2 months अवर फैमिली विल बी लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर। अब यहाँ पे विल बी लिविंग नहीं, यहाँ पे आप लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, LEFT लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये पैसिव फॉर्मेट में है। ये क्या ऐसा रहा है कि 2 महीने में, है ना, इन अबाउट 2 months, 2 महीने में आवर फैमिली विल बी लेफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर, हमारी फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाएगी वहां सेटल होने के लिए, यानी वहां ये परमानेंटली रहने वाले हैं। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते आगे। आई हैड नो चॉइस बट फ्रॉम एग्री टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी जो कॉन्ट्रैक्ट था उस पर राजी होने के अलावा। अब यहाँ पे बट फ्रॉम नहीं होगा, बट वॉज होता ही नहीं है, बट टू हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बट टू यानी के अलावा, है ना। आई हैड नो चॉइस बट टू, बट टू मतलब क्या, के अलावा, तो एग्री होने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है बट फॉर, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में पूछा गया है बट फॉर, है ना। बट फॉर का मतलब क्या होता है, विदाउट होता है, ये एक फ्रेज है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, एनी ऑफ द बॉडी इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट। एनी ऑफ द, सॉरी यार बॉय लिखा हुआ है, एनी ऑफ द बॉय इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझिए कि एनी लगेगा नहीं, नेगेटिव के लिए लगता है क्या लगेगा, सम लगेगा। ठीक है, अब जब भी सम लगता है ना, ये लगेगा नहीं, है ना, ऑल दी बॉय तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ आर लगा हुआ है। ठीक है, नो सब्सटीट्यूशन रिकॉर्ड होगा नहीं। अब सम ऑफ बॉयज, याद रखिएगा जब भी ये सम रहेगा ना और ये प्लूरल है तो हमें एक यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द। ठीक है, ये फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल की क्लास आपकी आज खत्म ही हो जाएगी, है ना, पेड वाले में तो आपने देखा होगा ये फॉर्मेट। सम ऑफ द बॉयज, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। क्यों? क्योंकि ये बॉयज है, प्लूरल है, तो यहाँ आर जो है वो मैच होगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो हो जाएगा, सम ऑफ द बॉयज इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट, यानी मेरी टीम में कुछ जो लड़के हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आपको बताना है एंटोनिम ऑफ बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है, बोरिंग का मतलब सबको पता है, बोर होना यार, है ना, बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा वाला टाइप। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो अच्छा हो, इंटरेस्टिंग हो, एक्साइटिंग हो, तो एक्साइटिंग ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, बचाना। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब क्या, वहां पे प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, बचाना। ओके, एंड्योर करना मतलब किसी चीज को मजबूत करना, स्ट्रेंथन, है ना, टू स्ट्रेंथन और टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट करना मतलब क्या, सहयोग करना, बहुत आसान है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, आपको बताना है, ओके, नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच में ले जाना है। द ऑफिसर आस्क्ड द अकाउंटेंट व्हाई द अकाउंट्स हैड नॉट बीन रिकॉन्साइल्ड। रिकॉन्साइल्ड का मतलब कि वापस से मैच करना, चेक करना, लेखा जोखा करना। ठीक है, तो अब क्योंकि ये है हमारा इंट्रोगेटिव में, है ना, आस्क्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा ये सेंटेंस जो है ना, ये शुरू तो ऐसे ही होगा, ऑफिसर सेड टू द अकाउंटेंट, ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद आप देखोगे कि जो वाई है वो वाई से ही सेंटेंस शुरू होगा, है ना, क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होता है सेंटेंस, वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब वाई। अब क्योंकि अकाउंट्स है यहाँ पे, है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये हेड में है, ये चेंज किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी हैज हैव में चला जाएगा। अकाउंट्स है इसलिए हम हैव करेंगे, तो वाई के बाद हमें एक हैव चाहिए पड़ेगा। ठीक है, वाई के बाद हमें एक हैव चाहिए पड़ेगा, देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है वाई द अकाउंट्स, ये नहीं होगा, वाई के बाद हैव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, दो जगह, वाई हैव द अकाउंट्स नॉट बीइंग रिकंसाइल्ड, वाई हैव द अकाउंट्स नॉट बीन रिकंसाइल्ड। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, बीइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बीन आएगा।
ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर है ना। बीइंग आपका होता है कॉन्टिन्यूअस के लिए, परफेक्ट के लिए नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो ऑफिसर सेड टू द अकाउंटेंट व्हाई हैव द अकाउंट्स नॉट बीन रिकंसाइल्ड, यानी जो खाते हैं वो चेक क्यों नहीं किए गए हैं या मिलान क्यों नहीं किए गए हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, कह रहा है योर सन हैजंट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम, इनफैक्ट ही हैज बीन वेरी, क्या आएगा, कोऑपरेटेड नहीं, कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ, कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से एडजस्ट करना, सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट करना, है ना। तो योर सन हैजंट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम, आपके बेटे ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं की है, कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं की है। इनफैक्ट ही हैज बीन वेरी कोऑपरेटिव, है ना, वेरी कोऑपरेटिव यानी वो बहुत ज्यादा कैसा था, बहुत ज्यादा वो अच्छा से था, मतलब तालमेल कर रहा था सिचुएशंस के साथ, परेशान नहीं कर रहा था। ओके, अब इसका सटीक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आपका कह रहा है सिनोनिम ऑफ सपोर्टिंग। सपोर्ट करना मतलब क्या, किसी भी बात से किसी चीज से एग्री हो जाना किसी की बात से, है ना। कहते हैं ना वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसके मेरे विचार मैच करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आर्ग्यू करना मतलब क्या, बहस करना। एग्रींग, एग्री करना मतलब राजी होना, राजी होगे तभी आप सपोर्ट करोगे। ओके, डिसएग्री करना मतलब क्या, असहमत होना। अप्लाउड, ठीक है, अप्लाउडिंग, अप्लाउड करना मतलब क्या होता है, ताली बजाना, है ना, किसी को ताली बजा के अप्रिशिएट करना, उसको हम कहते हैं अप्लाउडिंग। ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हमारा कि इट इज डिफिकल्ट टू से विच ऑफ द टू गर्ल्स इन दैट हाउस इज द एल्डेस्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि विच ऑफ द टू गर्ल्स, अब यहाँ पे क्या चूज किया जा रहा है ना, तो हमारी जो यहाँ पे जो हमारा वर्ड यूज होना चाहिए, यानी यहाँ पे हमारा जो एडजेक्टिव है वो कौन सी डिग्री का होना चाहिए, क्या ये एल्डेस्ट जो है सुपरलेटिव ये हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। कौन सी बहन बड़ी है ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी है, कंपैरिजन है, तो इसको क्या होना चाहिए था, एल्डर होना चाहिए था, ना कि एल्डेस्ट। ठीक है, इसको होना चाहिए था एल्डर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा भाई, कहाँ एल्डेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा इट इज डिफिकल्ट टू से, ये कहना कठिन है, विच ऑफ द टू गर्ल्स इन दैट हाउस इज द एल्डर। ठीक है, यानी उन दो लड़कियों में से कौन सी लड़की जो है वो बड़ी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक विच जो है ना उसका स्पेशल रूल होता है कि वो यूं तो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, लेकिन जब भी चुनने की बात होती है, ऑप्शन की बात होती है, चूज करने की बात होती है, तो हम विच को ही यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया है प्रोनाउन में। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, स्पीड में चलेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि रंजन सेड टू हिज बॉस, रंजन ने अपने बॉस से कहा विल यू प्रमोट मी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसमें आपको क्या, अगेन नरेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चालू हो रहा है विल से और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव है, तो सेड जो है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, तो रंजन आस्क्ड टू हिज बॉस। इसके बाद जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और उसमें WH नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस चालू होता है, तो हम इफ या फिर वेदर लगाते हैं, सेंटेंस में देखेंगे क्या है, तो इफ लगा है यानी ये वाला कटेगा, या नहीं लगा। अब रंजन आस्क्ड हिज बॉस इफ ही विल प्रमोट इफ ही वुड। अच्छा ये देखो, जो विल है ना वो किस में चेंज होता है, वो वुड में चेंज हो जाता है, तो ढूंढिए वुड कहाँ है, इसमें विल है, काट दीजिए। तो इफ ही वुड प्रमोट हिम बाय द एंड ऑफ दैट ईयर और दिस ईयर। देखो बेटा दिस जो है ना ये चेंज हो जाता है हमारा दैट में। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो मैं तो नरेशन पढ़ाऊंगी अभी जो हमारी क्लास चल रही है एप्लीकेशन पे, तो उसमें तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ लिखा है दिस ईयर, इसलिए ये कट जाएगा, हमें चाहिए दैट ईयर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। देखो हवा में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, हवा में एकदम, और मैं तो आपको समझा के सॉल्व करवा रही हूँ। अगर अपने से करो ना तो 10 मिनट के अंदर इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये है ना। 10 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, मतलब 6-7 मैक्सिमम 6 से 7 मिनट लगने चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको, है ना, जब भी आप अपने से करेंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इम्पीडिंग नेचुरल डिजास्टर्स प्रोड्यूसेस कांस्टेंट वरी। ठीक है, अब देखो प्रोड्यूस का मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ निर्माण करना। ओके, ठीक है, तो इम्पीडिंग इम्पीड का मतलब क्या होता है, रुकावट, यानी नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो सीधी सी बात है कि वो क्या कर रही हैं, वो जो है चिंता का कारण बन रही है ना। यही कहा जा रहा है कि जो बिना रुके जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रही हैं, है ना, वो क्या कर रही हैं, चिंता का कारण बन रही है ना। कांस्टेंट वरी मतलब लगातार चिंता। ठीक है, कांस्टेंट मतलब लगातार। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोड्यूस तो होगा नहीं क्योंकि निर्माण नहीं किया जा रहा है, चिंता का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है देखते हैं। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, ये तो होगा नहीं। इंस्टिल का मतलब क्या होता है भाई, बता दो अगर किसी को पता हो। ठीक है,
यार इंस्टिल का मुझे एग्जैक्ट हिंदी का मतलब तो अभी नहीं याद आ रहा है, बता दूंगी मैं लास्ट में, ठीक है, याद आता है तो इंस्टिल भी होगा नहीं, क्योंकि इंस्टिल का मुझे ये तो मतलब पता है कि कॉज करना नहीं होता ना, टेंशन के लिए इंस्टिल वर्ड जो है वो यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, कॉज। कॉज का मतलब क्या होता है, टेंशन कॉज की जाती है ना, टेंशन जो है, चिंता जो है वो कॉज की जाती है ना, उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं। प्रोड्यूस क्या है, फिजिकल फॉर्मेट में जो चीजें होती हैं उनको करते हैं, ठीक है, जो चीजें फिजिकल फॉर्मेट में होती हैं उन्हीं को हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इंस्टिल का मतलब देखो मुझे दोस्तों भूल गया है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, है ना, और मैंने आपको बताया था कि ये पेपर मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ जैसे कि मैं पेपर में सॉल्व करती हूँ, है ना, रियल एग्जाम में। तो मैं आपको देख के बता देती हूँ। यार बिल्कुल सही भूल गया। चलो ठीक है, इंस्टिल का मतलब होता है कि किसी को भी कुछ समझाना, किसी को भी कुछ बताना, उसके मन में कुछ भी चीज बैठा देना, उसको कहते हैं हम इंस्टिल। ओके, चलो। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार मैम को खुद ही भूल जाता है। भाई मैम भी तो इंसान ही है ना, मैं भी तो आप में से ही हूँ, मैंने भी बस पढ़ाई करके ही ये चीजें गेन की हैं, है ना। आदमी पैदा होके थोड़ी कोई सीख के आता है, ठीक है। हालांकि ऐसा पहली बार ही हुआ, इधर इतना शोर है कि मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही थी। एनीवे, चलिए, देखिए सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और बहुत कम टाइम में हमने कंप्लीट कर लिया। वाह यार, आज तो आधे घंटे के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया और बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बहुत स्पीड में। आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसके लिए आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन है स्पीड को कम कर लेना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी क्लास रेगुलर है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप क्लास को अप्रिशिएट करेंगे, है ना। और बाकी मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं कहती हूँ कि आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर ये वो करना है, क्योंकि वो आपकी मर्जी है यार। अगर आपको चीजें अच्छी लगेंगी आप खुद करोगे, नहीं लगेंगी तो कोई कितना भी बोलता रहे, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो, तो कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, क्योंकि लाइव तो पॉसिबल नहीं है अभी, है ना। अगर आप कोर्स वोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, ट्रेल ब्लेजर्स इंदौर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे डायरेक्ट कॉल मत किया करो, मैंने कितने बार मना किया है ना, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है ना। ये नंबर है 8305913017, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। कॉल तो देखो नहीं उठ पाएगा, है ना, उसके बहुत सारे रीजन है ना। क्योंकि जब आप मैसेज में बता दोगे और मुझे कुछ लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं अपने आप ही कॉल उठाऊंगी, वरना तो आपको पता है आपके दोस्त होंगे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे उनके आचरण होते हैं और कैसे कैसे वो कॉल्स करते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे व्हाट आई मीन, ठीक। चलो भाई, बंद करते हैं आज के सेशन को, यहीं तक रखते हैं हम, है ना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।